हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस क्लास 8 मैथमेटिक्स में। बच्चों, डेटा हैंडलिंग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जिनको नहीं पता एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, गूगल पे टाइप करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स पीडीएफ। ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी गवर्नमेंट की, एनसीईआरटी की, वहां पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर सॉल्व करें, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि हम पहले ही वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ मिलेंगे ये एग्जांपल्स आपको? आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, पार्ट 1 से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके पहले हमने टोटल 18 एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज द। अब बच्चों, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो, ये देखिए इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बनता है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से ये हो गया बच्चों 0 to 5 या कुछ भी हो गया, मान लो 10 to, यहाँ किंकिंग कर दो, 10 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 10 to 15 हो गया, फिर 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो क्लास इंटरवल आपके चलते हैं और वाई एक्सेस पे आपकी फ्रीक्वेंसी चलती है, याद है? जैसे इसकी हाइट जा रही है 5 तक, इसकी हाइट जा रही है मान लो 6 तक, इसकी हाइट जा रही है 5 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 6 ये सब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि हिस्टोग्राम में जो हाइट होती है, रेक्टेंगल की हाइट होती है, वो किसको बताती है? फ्रीक्वेंसी को। वाई एक्सेस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिखा करते थे, याद है? तो हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द होल नंबर एंड इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड। अब देखिए बच्चों, एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक, जिसमें हम रिलेशन दिखाते हैं किसके बीच में? होल और उसके पार्ट्स में। ठीक है, तो वो क्या होता है? पाई चार्ट। ये एनसीईआरटी मैंने आपको समझाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सर्वे कर रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं किसी क्लास में जाके कि कौन से बच्चे कौन कौन सा चैनल देखते हैं। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज होगा जो न्यूज़ का देखता होगा, कुछ परसेंटेज होगा जो एंटरटेनमेंट का देखता होगा, कुछ कार्टून का एंड सो। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल हम लोग बनाते थे, याद है? 36 डिग्री। यहाँ हो गया मान लो 122 डिग्री, और टोटल एंगल कितना होता था? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से कितने पार्ट एंटरटेनमेंट को, कितने पार्ट न्यूज़ को, कितने पार्ट अदर चैनल्स को शो कर रहा है? इस तरीके से हमने आपको बताया था कि होल का कुछ पोर्शन कौन दिखाता है? पाई चार्ट। ओके, सो पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, तो पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है होल नंबर और उसके पार्ट्स के बीच में, होल और उसके पार्ट्स के बीच में। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप सबसे पहले तो हमारा एनसीईआरटी फॉलो करिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है ना, डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट को फॉलो करिए प्लीज जाके। ओके, जो गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो पहले आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तब ये एग्जाम्पलर आपसे लगेगा। ठीक है ना, अब यहाँ हर एक चीज को तो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 10-10 घंटे की वीडियोस हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है एनसीईआरटी वाली जो थ्योरी हमने पढ़ा के रखी है प्लेलिस्ट में, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए जाके। ठीक, चलिए पार्ट 3 कह रहा है इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल एट द सेंट्रल ऑफ द सर्कल इज 360। ओके बच्चों, ये देखिए पाई चार्ट में हमने आपको बताया था सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद द रेंज ऑफ द डेटा 30 61 55 56 60 20, ये इसका रेंज निकालना है। देखिए बच्चों, किसी भी डेटा का रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आई रिपीट, डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ आपको लिखना है। इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है? सबसे छोटा तो मेरे ख्याल से है 20। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 20 को। ठीक, फिर 20 से बड़ा नंबर कौन सा है? 20 से बड़ा नंबर कौन सा है? 20 से बड़ा नंबर कौन सा है? 26। ठीक, फिर 26 के बाद कौन आएगा? 28 आएगा। फिर 28 से बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? 29 नहीं है, 30 है, 30। ठीक, फिर उसके बाद आएगा 30। फिर 30 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 30 से बड़ा नंबर है बच्चों यहाँ 40s में है। यस, कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। ठीक, फिर 46 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ? 46 से बड़ा नंबर कौन सा है? 46 से बड़ा नंबर कौन सा है? 55। ओके, सो 55 आएगा। 55 से बड़ा नंबर कौन सा है? 56 आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए फिर से 56 आ रहा है, फिर से 56 लिख देंगे। और 56 से बड़ा नंबर कौन सा है आपका? 60 है। ठीक, और 60 से बड़ा नंबर कौन सा है? 61 है। सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी रेंज निकालनी है। तो कभी भी अगर आपको रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो? डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक, फिर क्या करो? जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वाले को माइनस कर दो। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक, सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट वैल्यू को, सबसे हाईएस्ट में सबसे लोएस्ट को माइनस कर दो। सबसे हाईएस्ट 61 है, सबसे लोएस्ट 20 है। 61 माइनस 20 करोगे, आपकी रेंज आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे यदि आपको रेंज निकालना है स्टूडेंट्स, तो रेंज कैसे आएगी? यहाँ से देख लीजिए, 61 माइनस 20। सबसे बड़ा डेटा पॉइंट कौन सा है? ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा 61 है, सबसे छोटा 20 है। 61 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 61 माइनस 20, 1 माइनस 0 1 होता है, माइनस कर रहे हैं। 6 माइनस 2 4 होता है, 41। सो बच्चों, यहाँ पर 41 आपकी रेंज आ गई। क्या ऑप्शन में कहीं दिया है? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें से कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है? तो ध्यान से सुनिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता है कि भैया क्या आने वाला है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्ट कंफर्म नहीं होता है कि हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, जिसका आउटकम कंफर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टॉस किया, अब बताओ क्या इसका आउटकम कंफर्म है कि हेड आएगा कि टेल आएगा? कोई नहीं कह सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आपने कोई डाई ली, थ्रो किया, ठीक, तो देखो हेड टेल करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसका आउटकम हमको पता नहीं है। डाई को ले लो, डाई को थ्रो करोगे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6, क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, इसका आउटकम किसी को नहीं पता, ठीक। उसके बाद चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो कार्ड्स आप खेलते हो, अब भैया कार्ड आप 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला आपने, कौन सा कार्ड आएगा ये किसी को नहीं पता। मैजिक वैजिक जो लोग सीख करके आपको दिखाते हैं वो तो अलग बात है, कुछ ट्रिक्स होती हैं वो छोड़ो, लेकिन ईमानदारी से अगर हम 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकालें तो किसी को नहीं पता कि आपके हाथ में कौन सा कार्ड आएगा। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसका आउटकम कंफर्म नहीं है। रोलिंग अ डाई का भी आउटकम कंफर्म नहीं है। चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, इसका भी आउटकम पॉसिबल, मतलब पॉसिबल क्या कंफर्म नहीं है, ठीक। अब देखो बच्चों, ऑप्शन डी जो है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल नहीं है, तो ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से खड़े होके आपने स्टोन को फेंका, इसका आउटकम पूरी दुनिया को पता है कि भाई स्टोन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे ही जाएगा, स्टोन ऊपर आसमान में थोड़े ना चला जाएगा। तो यहां पर आउटकम हमको पता है क्या आने वाला है। किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाओ और किसी स्टोन को लेके ऐसा फेंको, नीचे तो गिरेगा भाई। तो इसका आउटकम पता है, पक्का है, श्योर है कि वो नीचे ग्राउंड पे ही गिरेगा, ठीक। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसका आउटकम पता है, जिसका आउटकम कंफर्म नहीं होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, सो इन सब क्वेश्चंस को बच्चों नोट कर लीजिए।